पिरामिड में जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ऐसा मुझे एहसास होता था कि कोई एक ऊपर से किरण आ रही है जो आपके माइंड में एक सफेद रोशनी पैदा कर रही है। जब जब मैंने पिरामिड में ध्यान किया मुझे लगा कि यार कुछ इंटेंस एनर्जी हमारे साथ काम कर रही है। मुझे अच्छे काम जो करने का अनुभव रहा वो सब मुझे इंट्यूशन से ही मिले। पत्री सर एक रूम में बैठे हुए हैं, सारे लोग उनको घेरे हुए हैं और मैं दरवाजे के पास एकदम डरा सहमा खड़ा हुआ हूँ। सर ने एक सेंटेंस मुझे कहा कि स्वामी जी आपके फायदे में ही हमारा फायदा है। वो सेंटेंस मेरे दिमाग में। नमस्कार। पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं सीनियर पिरामिड मास्टर मनीष कुमार जी, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और 2014 से पीएमसी और पीएसएसएन के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक बहुत लंबा समय पत्री सर के साथ बिताया है। तो इस भौतिक जगत में मनीष कुमार जी की आत्मा की यात्रा और उनमें निहित ज्ञान को हम आज साझा करेंगे और हम स्वागत करते हैं मनीष कुमार जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को प्रणाम, मेरे माता पिता और पूर्वजों को प्रणाम। पीएमसी हिंदी को मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने मुझे अपनी जीवन यात्रा को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि बचपन में आपकी क्या यादें थी, आपके माताजी पिताजी, आपके परिवार ने आपको कैसे सहयोग किया? मेरा जन्म एक संयुक्त गुजराती परिवार में हुआ। पिताजी का नाम भूपेंद्र भाई सरवैया और माताजी का नाम रमाबेन सरवैया। अब मेरे माता पिता के 4 बच्चे, एक मैं भाई के रूप में और 3 बहनें, जया, लीना और रितु। चूंकि मैं उस समय अपने परिवार में इकलौता पुत्र था तो परिवार वालों के साथ खूब मेरे को लाड़ प्यार मिला और मेरे माता पिता में गुस्से का स्वभाव था और उस गुस्से के स्वभाव की वजह से क्या होता था कि उनका गुस्सा बच्चों पर भी निकलता था। उसके गुस्से का असर मुझ पर थोड़ा विपरीत पड़ा, जो बहुत लंबे समय तक मेरे साथ काम करता रहा। हम लोगों का टी स्टॉल था, तो पिताजी ने अपना पूरा जीवन टी स्टॉल में चाय बेच बेच के ही बड़ा किया। हम लोग भी जा कर के बैठते थे, पिताजी के भाई लोग भी अपने समय में बैठते थे, दादाजी भी बैठते थे। तो उस कम आर्थिक परिस्थिति का भी सबके मन स्थिति पर प्रभाव पड़ा और मुझे भी बहुत सारा उससे सीखने के लिए मिला। और एक लंबा समय संयुक्त परिवार में बिताने से क्या हुआ कि अ, मुझे बहुत सारे लोगों का सीखने के लिए मिला, उनसे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस मुझे मिले। अब जैसे मेरे दादाजी मेरे दादाजी केवल मात्र 5वीं तक ही पढ़े हुए थे, लेकिन वो अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे। उस ज़माने में वो अंग्रेजी के अखबार पढ़ते थे और मैगज़ीन वगैरह पढ़ते थे। उससे क्या हुआ कि मुझे दादाजी से पढ़ने की आदत मिल गई। दूसरा, मेरे दादाजी थे निर्गुण विचारधारा वाले थे। वो खाली दिया बत्ती करते थे, किसी फ़ोटो पर पूजा-पाठ नहीं करते थे। तो ये आदतें मुझे दादाजी से मिली। अब दूसरी ओर देखी जाए मेरी दादी माँ, वो बहुत धर्मपरायण माँ थी। उनको जलाराम बापा पे बड़ी आस्था थी। तो कुछ भी उनको याद करना रहता तो जलाराम बापा को याद करती थी। और सच कहूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरी माँ की और मेरी दादी माँ की जो स्पिरिचुअलिटी है या धर्मपरायणता है, उसी के फलस्वरूप मुझे आगे जाके ध्यान का रास्ता मुझे पता चला। तो फिर आपकी पढ़ाई, शिक्षा कैसे चली और आप कैसे छात्र थे, विद्यार्थी थे अपने इस कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में? पढ़ाई लिखाई तो मेरी अच्छी रही और स्कूलिंग लाइफ तक पूरा मैं अपनी क्लास में दूसरा या तीसरा नंबर मेरा रहता था। क्लास में मैं मस्ती भी खूब करता था, पढ़ता भी था तो मुझे मुर्गा भी बनाया जाता था, डांटा डपटा भी जाता था। फिर आगामी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी गुजराती स्कूल देवेंद्र नगर रायपुर में मैंने संपन्न की। वहाँ मुझे गनौद वाले सर, परमार सर मिले। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया
लेकिन उस समय कुछ चैलेंजेस मेरे सामने आए। जैसे कि आप मेरा चेहरा देख पाएँगे तो उस समय किशोरावस्था में मेरे चेहरे में बहुत मुहासे हो जाते थे। तो उन मुहासों की वजह से क्या होता था, लोग मुझे चिढ़ाते थे और लोग मुझे चिढ़ाते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मन में उनके प्रति एक अलग प्रकार की दूर होने की भावना आती थी। लेकिन टीचर्स लोगों के प्यार से वो चैलेंजेस मैं डील कर पाता था। लेकिन हाँ, चिढ़ाने वाले जो घटना घटी ना उससे थोड़ा-सा मैं सिकुड़ गया। लोगों से कम बात करने का मेरा स्वभाव आ गया। फिर आप आगे ने आपने करियर कैसे चूज़ किया अपना? मतलब उस तरफ आप किस तरह बढ़े कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर गवर्नमेंट जॉब में पहुँचे? रायपुर के दुर्गा महाविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया बीकॉम प्रथम वर्ष में। ये 1996 की बात होगी और चूँकि उस कॉलेज में ही हमारे एक परिचित प्रोफ़ेसर कमल कुमार बेगानी पढ़ाते थे, उनके माध्यम से मुझे बहुत सपोर्ट मिला और उन्होंने ही मुझे पीजी करने के लिए प्रेरित किया, एमकॉम करने के लिए प्रेरित किया। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार खनुजा सर भी होते थे। उन्होंने मुझे आगे एमफिल करने के लिए प्रेरित किया, जो मेरा आगे सरकारी नौकरी का आधार बना। अग्रवाल सर, पारख सर, कॉलेज में ये सारे सर लोगों का मुझे प्रेम और बहुत समर्थन मिला। तो उस समर्थन से क्या हुआ, पीजी करने के बाद जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, उसी कॉलेज में मुझे पढ़ाने का मौका मिला। बीकॉम के पहले 3 साल हमारे ऐसे रहे कि हम 3-4 दोस्त थे। मेरा एक दोस्त राजेश लालवानी, भरत राठौर, हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। तो मैं उनको समझाता था, कभी वो मुझे समझाते थे। तो वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी पढ़ाने की क्षमता अच्छी है, जो आगे जाके कॉलेज के लेक्चररशिप में और फ्लोरिश हुई और ब्लॉसम हुई। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट या गुरु ग्रेस कहना चाहिए कि उन्होंने ही मुझे रास्ता दिया, तो मैं कॉलेज की इस नौकरी में आ गया। तो सर अब आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब थी, आप जॉब में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन गए हैं। तो फिर अब इसके आगे आपकी शादी, आपकी मैरिड लाइफ़ कैसी है? उसमें क्या चैलेंजेस हैं या सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा? तो उसके बारे में कुछ बताइए? सच कहूँ तो माता-पिता का जो गुस्से का स्वभाव था, वो गुस्से का स्वभाव मुझे भी विरासत में मिला और शादी के वक़्त भी उस समय मैं गुस्से वाला ही व्यक्ति था। मेरी शादी पूजा से हुई है, जिसका मायका बीकानेर राजस्थान में है। मेरे 2 बेटे हैं, सुंदर बेटे हैं। एक का नाम जश है और एक का नाम है प्रथम। बड़ा बेटा जश अभी 8वीं में पढ़ रहा है और दूसरा बेटा जो प्रथम है, वह 5वीं में पढ़ रहा है। शादी के समय अब जैसा अमूमन होता है, मैंने भी सोचा कि मेरी नौकरी अभी परमानेंट नहीं है और मेरी सैलरी कम है, तो मैं शादी को बहुत टाल रहा था। लेकिन मेरे पिताजी के प्रोत्साहन से और घरवालों के प्रोत्साहन से मैंने शादी की। लेकिन चूँकि जो बचपन में मुझे जो तकलीफ़ें मिली थी, उन तकलीफ़ों की वजह से मेरे मन में ना अस्वीकार का भाव बहुत था, अविश्वास का भाव बहुत था। लेकिन फिर भी मैंने अरेंज मैरिज की। मेरी वाइफ़ बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है, सुलझी हुई है, हँसमुख है। शुरुआती दौर में बहुत सारे चैलेंजेस हमारे एक-दूसरे के साथ रहे। आपने सुना होगा कि भई जब शादी होती है तो पत्नी का भाग्य भी साथ में आता है। जी। ये बात मुझे मेरे सर ने बताई थी लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आई थी। लेकिन जब मेरी शादी हो गई और कुछ वक़्त बीता, तब मुझे समझ में आया कि यार हाँ, पूजा के आने से मेरे जीवन में भाग्य बदला। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, तो उसके आने के बाद ही मेरी सरकारी नौकरी लगी। हुँ। अभी कितना बड़ा सौभाग्य मेरा खुला कि जो मैं एक टेम्परेरी नौकरी कर रहा था, मेरी वाइफ़ के आने के बाद मेरी सरकारी नौकरी लगी। अब सरकारी नौकरी लगने के बाद जो घटना मेरे साथ घटी, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही है। सरकारी मेरी नौकरी लगी तो मेरी पहली पोस्टिंग एक नक्सल जगह पे, जिसका नाम कोंटा है, वहाँ पे लगी। एक तरफ उड़ीसा का बॉर्डर और एक तरफ आंध्र प्रदेश का बॉर्डर। अब ये मेरे जीवन का पहला क्षण था, जहाँ पे मैं अपने घर से दूर हुआ और घर से दूर हुआ चूँकि मेरे माता-पिता मेरे साथ, मेरी दादी मेरे साथ,
चूँकि पापा सबसे बड़े थे तो दादी हमारे साथ ही थी, दादी को प्यार भी हमारे साथ था। तो मैंने पूजा को कहा कि तुम माता-पिता को सँभालो। शादी के कुछ वक़्त बाद की बात बता रहा हूँ, पहला बच्चा हो चुका था। तो फिर मैं वहाँ पे जॉइन करने के लिए कोंटा गया। मेरी वाइफ़ यहाँ पे माता-पिता के साथ समय बिताने के लिए, सेवा करने के लिए सदैव तत्पर थी और उसने बहुत कठिन परिस्थितियों में भी वो भूमिका निभाई। थोड़ा-सा पुराने से मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया ना कि बचपन की कुछ तकलीफ़ों की वजह से मैं अपने आप से प्रेम नहीं कर पाया, अपने आप से मुझे नफ़रत थी, लगातार मैं बाहर ही बाहर घूमते रहता था। अपने आप को मैं समय कभी दे नहीं पाया। लेकिन जब मैं कोंटा गया, सरकारी नौकरी में अकेला गया, तब अकेले होने के बाद फिर मेरी थिंकिंग में और मेरे सोच में बदलाव आया। अब बदलाव कैसे आया उसकी भी कुछ कहानी है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मुझे पढ़ने की आदत मेरे दादाजी से मिली। उसके अलावा भी एक मेरा मित्र था मनीष, उसका भी नाम मनीष पुरोहित है। अभी यहाँ पे गुड़गाँव में एक सीमेंस नाम की कंपनी में पोस्टेड है। उसके माध्यम से मुझे रायपुर के स्वामी विवेकानंद आश्रम की लाइब्रेरी में मेंबरशिप मिली। वो कक्षा 10वीं में मुझे मिल चुकी थी। तो उस लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते-पढ़ते मेरी पढ़ने की आदत और मजबूत हो गई थी, जो मेरे दादाजी ने मुझे दी थी। कुछ किताबें लेके मैं कोंटा में भी गया और उस समय मेरे हाथ में आई यू कैन हील योर लाइफ, इन द सर्च ऑफ मिराकुलस, नथेलिन ब्रेंडन की किताबें भी मेरे हाथ में आई। अब उस समय मेरे पास वक्त होता था। अकेलेपन का मैंने फ़ायदा ये उठाया कि मैंने किताबों की रिकॉर्डिंग करनी चालू की। तो सबसे पहले मैंने किताब की रिकॉर्डिंग की, यू कैन हील योर लाइफ। मैं समझता हूँ कि ये जो किताब है, इस किताब ने मुझे मेरे भीतर की जो तकलीफ है उसको समझने में थोड़ा-सा एक प्रकाश डाला। जैसे वो किताब बताती है कि भैया हम पीड़ितों के द्वारा पीड़ित व्यक्ति हैं। मतलब ये कि मेरे माता-पिता ने मुझे गुस्सा किया, ये उनकी गलती नहीं थी। उनको भी कहीं से विरासत में मिला था, वो बेचारे क्या करते? तो वो वहाँ से पॉइंट्स क्लियर हुए कि यार मैं अपने आप से कनेक्टेड क्यों नहीं हूँ? अपने आप से जुड़ा हुआ क्यों नहीं हूँ? तो उस किताब को पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हुई। तो ध्यान की जो यात्रा थी आपकी कैसे शुरू हुई? इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो कोंटा में जो मुझे 5 साल रहने का मौका मिला, उस 5 सालों में ही पत्री सर से भी मेरा कनेक्शन बना और चूँकि मैं फैमिली से दूर रहता था, कुछ वक़्त ही मैंने अपनी वाइफ़ के साथ बिताया था, नई-नई शादी हुई थी, तो वो थोड़ा-सा दूरी हमारे बीच शुरुआत में बन गई और वो भी वहाँ माता-पिता के साथ अपना संघर्ष कर ही रही थी, दादी की सेवा कर रही थी, बच्चा भी छोटा था, तो उसको भी बहुत सारी तकलीफ़ें उस समय झेलने के लिए मिली, जो कालांतर में मुझे लगता है कि मेरी मेरी और उसकी सोल जर्नी का वो हिस्सा रहा। अब उसकी समझ अलग, मेरी समझ अलग। मैं अपने तकलीफ़ों में चल रहा हूँ, अपने ट्रॉमाज़ में चल रहा हूँ और मैं अपने अकेलेपन को एन्जॉय भी कर रहा हूँ, लेकिन उस अकेलेपन में ना मुझे इस ध्यान ने बहुत सहारा दिया। अब इस ध्यान के साथ क्या हुआ कि जब मैं स्कूल के ज़माने में था, स्कूल के ज़माने में मुझे एक ग्रुप का सहारा मिला। उस ग्रुप का नाम था गुजराती युवा मंडल। मेरे से 10-10, 12-12 साल बड़े भैया लोग रहते थे। अब चूँकि मैं अपने आप से कनेक्टेड नहीं था, तो मैं बाहर वैलिडेशन ढूँढता था। तो मैं बाहर लोगों के साथ घूमना, समाज सेवा करना, खेलना-कूदना ये सब करता था, तो उस समाज सेवा के ग्रुप के साथ जुड़ा और बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उनके साथ बहुत सारी मैंने समाज सेवाएँ की, वहाँ बहुत सीखने के लिए भी मिला। उसमें 2 भैया लोग थे, वो शनिवार के शनिवार मौन व्रत रखते थे। अब 10वीं 12वीं के बच्चे को क्या समझ में आएगा कि ये लोग मौन व्रत क्या रख रहे हैं, लेकिन जिज्ञासा मन में थी। फिर कुछ हिम्मत करके 1 आध 2 साल बाद मैंने उनसे पूछा कि भई आप ये मौन व्रत क्यों रखते हैं? तो उन्होंने बताया कि भई विपश्यना का ये हिस्सा है। तो विपश्यना शब्द मेरे दिमाग में घर कर गया था कि विपश्यना भी कोई चीज़ है। फिर आगामी कुछ समय पश्चात मैंने जब मेरा कॉलेज जॉइन हो चुका था, दुर्गा कॉलेज, उसी समय मैंने एक पहली विपश्यना की। तो वो मेरा बहुत एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था। 10 दिनों की विपश्यना का शिविर, बहुत गहरा अनुभव था, जहाँ मुझे पता चला कि यार मेरा भी कोई अस्तित्व है, अपनी साँसों से जुड़ना। वो अनुभव के बाद ना फिर धीरे-धीरे मैं ऐसे ही अपने स्तर पे छोटे-मोटे ध्यान
अगरबत्ती जलाने के बाद 10-15 मिनट ध्यान में बैठ जाना, कुछ थॉट आना, किसी के साथ कनेक्ट करना, ये सब चल रहा था। अब कुंटा में जब मैं अकेला रहना चालू किया, किताबें पढ़ना चालू किया, अपनी गलतियाँ मुझे रियलाइज़ होना चालू हुई किताबें पढ़ कर के छोटा-छोटा ध्यान करने के बाद। अब एक्चुअल घटना घटी नवंबर 2014 में, जब मैं अपने जॉब में था और मेरे घर से फ़ोन आया कि भैया मेरी बहन की लड़की, सबसे छोटी बहन रितु नाम है उसका, पूना में रहती, उसकी लड़की बीमार पड़ी है और वो हॉस्पिटलाइज़ होने जा रही है। अब उसी समय मुझे तत्काल रात में बाहर, तब रात में 11 बजे नक्सल एरिया से बैठ कर के बस में बैठ कर के घर जाना हुआ और वहाँ मैं घर पहुँचा तो भांजी जो थी अस्पताल में थी। पता ये चला कि भैया माँ को भी तकलीफ़ हो रही है, माँ भी खाँसी, सर्दी-खाँसी से पीड़ित है। फिर उसके बाद मेरा बड़ा लड़का भी बीमार पड़ा और वो भी भांजी के साथ अस्पताल में एडमिट हुआ। ऐसा करके हफ्ता भर निकल गया। अब उस हफ्ते भर में मैं बड़ा पज़ल्ड हो गया। निभाया तो मैंने सारा, लेकिन मैं पज़ल्ड हो गया। अब फिर मैं बाज़ार घूम रहा था, अपने बड़े लड़के के साथ कुछ खरीदारी कर रहा था। अचानक से मुझे याद आया कि यार, मेरे पास तो रोज़ मैडम का नंबर सेव है। रोज़ मैडम के बारे में मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा कि रायपुर छत्तीसगढ़ में फुल्टूसी चक्रवर्ती मैडम, अब उन्होंने देह त्याग कर दिया। उनको मैं अक्सर मज़ाक में कहता था, आप पिरामिड मास्टर्स की जननी हैं छत्तीसगढ़ में। तो सही मायने में पत्री सर से कनेक्शन बैठाने का जो काम है वो रोज़ मैडम के माध्यम से हुआ। मैंने रोज़ मैडम को फ़ोन लगाया, रोज़ मैडम मैं मनीष बोल रहा हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैडम ने कहा कि भई, सबसे पहले यही सवाल पूछा कि भई आपको मेरा नंबर मिला कैसे? तो मैंने कहा मैडम, कुछ दिनों पहले कांगेर वैली पिरामिड जो है जहाँ पे रायपुर में शैलेंद्र जैन जी का, वहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम के दौरान आपकी मेरी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में मैंने आपका नंबर सेव कर लिया था। तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे मैं बात कर लूँ। मैडम ने कहा, दूसरा सवाल दागा कि भैया तुमको क्यों लग रहा है कि तुम्हारा सॉल्यूशन मेरे पास में है? मैडम को मैंने एकदम फ्रैंकली कहा कि मैडम, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन मरता क्या ना करता। आदमी मुसीबत में रहता है तो जगह-जगह फ़ोन लगाता है, मैंने आपको फ़ोन लगाया। तो रोज़ मैडम ने मुझे कहा कि अगले महीने दिसंबर में हैदराबाद के पास एक करताल करके जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा पिरामिड बना हुआ है। 11-12 दिन का ध्यान महोत्सव होता है वहाँ पे, हर दिन हज़ारों लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और मुफ़्त में अन्नदानम चलता है। तो मनीष, तुम एक काम करो, वहाँ के लिए कुछ मन में एक डोनेशन का संकल्प करो। अब मैंने भी मन में संकल्प कर लिया और संतुष्ट हो गया। अब संकल्प करने के बाद 2-4 दिन बाद चीज़ें नॉर्मलाइज़ होना चालू हुई। फिर जैसा कि मैंने संकल्प किया था, वहाँ के संबंधित लोगों के साथ मिलकर के मैंने एक ध्यान के लिए अन्नदानम की रुपए की रसीद कटवा दी और रसीद कटवाने के बाद फिर मैं वापस अपने जॉब में चला गया। मेरा लड़का भी अस्पताल से वापस आ गया, मम्मी भी नॉर्मलाइज़ हो गई, भांजी भी सकुशल अपने घर चली गई। अब एक और व्यक्ति मेरे जीवन में आया, जिसने मुझे पत्री सर के बारे में और बताया। रोज़ मैडम तो कुछ लाइनें बता चुकी थी कि भई मनीष, अगले महीने दिसंबर में आपको जाना है ध्यान में। भुवनेश्वर में लक्ष्मी पटेल करके एक मेरी फ्रेंड स्कूल की रहती है, उनकी पूरी फैमिली पिरामिड मास्टर्स हैं, उनके घर में पिरामिड बने हुए हैं। लक्ष्मी ने मुझे बताया कि पत्री सर के माध्यम से जब लोग ध्यान करते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे तक ध्यान करते हैं, 3-3 घंटा ध्यान करते हैं। तो बोले पत्री सर बहुत अच्छे हैं, खूब मिल-जुल करते हैं, मेरे घर आते हैं तो खाना बनाते हैं, खिलाते हैं। भुवनेश्वर में जब भी आते हैं मेरे घर में ही रहते हैं। ऐसा करके फ़ोन की चर्चाओं में उसने 2-4 बार मुझे पत्री सर के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई। तो वहाँ से भी पत्री सर से के प्रति मेरा एक आकर्षण जागा। और सबसे अच्छा ये हुआ कि जो ध्यान महाचक्रम होता है 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच, उस समय हमारे कॉलेज में 4-5 दिनों की विंटर वैकेशन भी होती है, जो क्रिसमस वैकेशन भी कही जाती है। तो उसी साल 2014 में
चूँकि कोंटा से मुझे हैदराबाद पास पड़ता था, तो मैं ध्यान महाचक्रम में गया। अब ध्यान महाचक्रम में रायपुर के एक मास्टर ने मेरा वेलकम किया, मास्टर आलोक। उन्होंने भी देह त्याग कर दिया, वो अलग लोक में चले गए हैं। उन्होंने मेरा वेलकम किया, वहाँ पे स्टे मेरा मैनेजमेंट करवाया और पहली बार पत्री सर से मुझे रूबरू करवाया। हालाँकि 3 दिन मैं वहाँ ध्यान महाचक्रम में रहा, पत्री सर को मैंने देखा, उनके साथ समय बिताया, लेकिन मुझे डर बहुत लगता था। बहुत सारे सवाल मेरे शंकालु मन में चल रहे थे कि भैया ये क्या चल रहा है? क्यों चल रहा है? इतना बड़ा ये आयोजन कैसे हो पा रहा है? लेकिन हाँ, कुछ हद तक जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे ध्यान का एक रस, एक आकर्षण वहाँ पे मिल गया था। अब 3-4 दिन बिताने के बाद मैं वापस मेरे घर आया और मेरे घर आने के बाद चूँकि मैं अकेला था, तो वहाँ पे फिर धीरे-धीरे मैंने ध्यान और बढ़ाना चालू किया। फिर जब मैं रायपुर जाता था, रोज़ मैडम से मिलता था, उनके सेंटर में ध्यान करता था। तो उस जर्नी ने मेरे को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया। तो आपके कुछ ऐसे अनुभव जो आपने वहाँ पिरामिड में या अभी तक आपकी ध्यान की यात्रा में महसूस किए हों, अनुभव किए हों, वो साझा कर सकते हैं सर आप? अनुभव ये रहा कि जैसे-जैसे मैं ध्यान में आगे बढ़ता गया, तो पिरामिड में जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो ऐसा मुझे एहसास होता था कि कोई एक ऊपर से किरण आ रही है, जो आपके माइंड में एक सफ़ेद रोशनी पैदा कर रही है और उस सफ़ेद रोशनी से ना हमको क्या हो रहा है और एक रिलैक्सेशन मिल रहा है और एक कनेक्शन मिल रहा है। तो पिरामिड की शक्ति का एहसास मुझे उस समय हुआ और सामूहिक साधना के एहसास तो मेरे साथ थे। जब-जब मैंने पिरामिड में ध्यान किया, मुझे लगा कि यार कुछ इंटेंस एनर्जी हमारे साथ काम कर रही है। तो जब इंटेंस एनर्जी आती थी, तो मुझे अंदर से इंट्यूशंस आते थे कि अगला ये काम करना है, अगला ये काम करना है। कोई एक आवाज़ आती थी, आवाज़ किसकी थी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, लगता था कि यार ये काम ऐसे करना है। अब जैसे ऑडियो बुक्स बनाने की ही बात मैं करूँ, तो वो भी मुझे एक इंट्यूशन में ही पता चला कि आप यहाँ खाली समय बैठे हो, ऑडियो बुक्स बनाओ, वो लोगों को आगे मदद करेगी। तो उस तरीके से फिर और अट्रैक्शन आना चालू हुआ कि अंदर आँख बंद करके बैठना है और कुछ और आवाज़ें सुननी, आगे का गाइडलाइंस पता करना है। जैसे ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ना है, बुक रीडिंग करनी है, लोगों को ध्यान सिखाना है। ये सारे अनुभव मुझे अपने ध्यान से, इंट्यूशन से प्राप्त होते हैं। तो पत्री सर से आपकी फेस टू फेस मुलाकात कब हुई और क्या अनुभव रहे आपके उनके साथ? अब आते हैं अगले वर्ष की तरफ, 2015 की तरफ। ध्यान महाचक्रम स्टार्ट होता है लगभग 21 दिसंबर के आसपास और शायद 13 दिसंबर की आसपास की बात बता रहा हूँ, 13 दिसंबर 2015। मैं कोंटा में अकेला अपने घर में था और सोया हुआ था। बीएसएनएल के मोबाइल पर एक एसएमएस आता है कि पत्री सर इज कमिंग टू भद्राचलम। अब भद्राचलम ये वो जगह है जो मेरे कोंटा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाना मेरे लिए बहुत आसान है। अब भद्राचलम के कुछ मास्टर्स के साथ मेरा संपर्क हो चुका था, मोबाइल का लेन-देन हो चुका था। तो वो एसएमएस मिलना मेरे जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और मैंने तत्काल निर्णय लिया कि मेरा कॉलेज जैसे ही फ्री हो जाएगा, मैं पत्री सर से मिलने के लिए भद्राचलम जाऊँगा। कॉलेज से 4-5 बजे मैं फ्री हो गया, बस पकड़ के मैं भद्राचलम पहुँचा। जिन मास्टर ने मुझे एसएमएस किया था, उन मास्टर के पास मैं पहुँच गया। उन्होंने बताया कि भैया अमुक मास्टर के घर में पत्री सर रुके हुए हैं। वो मास्टर इतने दयालु कि वो स्वयं अपनी गाड़ी में बैठा करके मुझे उनके घर लेके गए। अब सारे तेलुगु भाषी लोग बैठे हुए हैं, पत्री सर एक रूम में बैठे हुए हैं, सारे लोग उनको घेरे हुए हैं और मैं दरवाजे के पास एकदम डरा सहमा खड़ा हुआ हूँ। पत्री सर ने मुझे देख लिया। स्वामी जी आप इधर ऐसे कैसे? आइए अंदर आइए। अब पत्री सर ने अपने बाजू में मुझे बिठाया और पूछा आप यहाँ कैसे? तो मैंने पत्री सर को बताया कि सर बाजू में ही छत्तीसगढ़ का कॉर्नर पार्ट कोंटा है, वहाँ पे मेरी सरकारी नौकरी है। चूँकि मुझे एसएमएस मिला पत्री सर आ रहे हैं, तो मैं इधर आपसे मिलने के लिए आ गया। तो वहाँ सर से साथ जो मेरी मुलाकात हुई, उस मुलाकात ने मुझे बहुत आत्मीयता प्रदान की और अब सर का आदत क्या है,
और स्वामी जी बताइए क्या चल रहा है? तो मैंने बताया कि सर मैं खाली समय रहता है तो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करता हूँ और मेरे मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग थी यू कैन हील योर लाइफ की, तो मैंने सुनाई। तो पत्री सर बहुत आश्चर्यचकित खुश हो गए और सबको क्लैपिंग करवाई कि स्वामी जी के लिए ताली बजाइए। अब ये बड़ा मतलब एक प्रेम का स्पार्कल मुझे मिल गया, सर से एप्रिसिएशन का स्पार्कल मुझे मिल गया। तो वहाँ के साथ फिर सर के साथ जो मेरा डर था वो खत्म हुआ। उसके बाद फिर कुछ और 1 आध 2 चर्चा हुई। फिर सर ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी आपने खाना खाया? मैंने कहा मैंने नहीं खाया। तो बोले आप बाहर जाके खाना खा लीजिए। अब खाना खाने के बाद फिर हुआ ये कि जिन मास्टर के माध्यम से मैं आया था उनके घर में एक पिरामिड ऊपर छत में होता है। अगले दिन पत्री सर उस पिरामिड का फॉर्मल इनॉग्रेशन करने वाले थे। अब उन्हीं के घर में मैं रुका हुआ था। सुबह-सुबह फिर वापस पत्री सर से मिलने के लिए संबंधित पिरामिड मास्टर के घर में हम गए। वहाँ पे भी पत्री सर ने फिर मेरे को देखा रूम में, तो सुबह-सुबह बुलाया। पत्री सर ने अपने बाजू में बैठा करके मुझे खुद से परस करके इडली सांभर खिलाया। अब आप कल्पना करिए कि एक व्यक्ति जो अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, उसको अगर आपको इस प्रकार से प्यार कोई दे और अपने हाथ से परस के खाना खिलाए, तो उसका भाव विभोर होना बहुत स्वाभाविक है। मैं भी भाव विभोर हुआ। कुछ मेरी मन की बातें जो थी वो सर तक पता चल गई। उसका भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो बात क्या थी मैं आपको बताऊँगा तो आपको हँसी आएगी। बताइए आप। अब सामान्यतः क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं तो हमको भूख बहुत लगती है। हर एक इंसान को लगभग लगती है। अब मुझे भी भूख बहुत लगे। अब पत्री सर ने प्लेट में परसा है तो खाली 2 ही इडली थी। अब मैं माँगू तो माँगू कैसे? अब पत्री सर को मन की बात पता चल गई। उधर भाभी खड़ी हुई थी, भाभी के हाथ से लेते थे, मेरे प्लेट में डालते थे। अरे स्वामी जी खाइए। मैं संकोच करता, अरे स्वामी जी खाइए। ऐसे करके 4-5 इडली सांभर उन्होंने मुझे अपने हाथ से परस के खिलाया। तो ये बड़ा एक आत्मीयता वाला भाव था। उसके बाद जिस पिरामिड मास्टर के घर में मैं रुका था, जहाँ पे उद्घाटन होने वाला था, वहाँ पे सर आए, हम लोग भी सब गए। अब चूँकि सब तेलुगु भाषी थे, सब अंदर जाके पिरामिड में बैठ गए। फिर भी पत्री सर ने मुझे अंदर बुलाया कि स्वामी जी आके बैठिए। सर ने बांसुरी बजाई। कुछ 5-10 मिनट हमने वहाँ पे ध्यान किया। ध्यान करने के बाद बाहर निकले। मैंने कुछ पेड़े खरीद करके रखे हुए थे, सर के हाथ में रखे, तो सर ने सबको बाँटा। सबसे पहले मुझे सर ने दिया। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है कि आधे पौन घंटे बीत गए होंगे और सर जब वापस जाने वाले थे, तो सर को मैंने गले लगाया, सर ने मुझे गले लगाया। सर चश्मा पहने हुए थे काला कलर का और बस गाड़ी में बैठने ही वाले थे। तो गाड़ी में बैठने के बाद मैंने सर को कहा कि सर थैंक यू। तो सर ने मुझे पलट के कहा थैंक यू। फिर सर ने एक सेंटेंस मुझे कहा कि स्वामी जी आपके फ़ायदे में ही हमारा फ़ायदा है। वो सेंटेंस मेरे दिमाग में घर कर गया। तो ये एक आत्मीय मुलाकात भद्राचलम की जो थी, उसने मुझे सर से बहुत गहरा कनेक्शन दिया और मुझे लगा कि यार ये व्यक्ति जैसा सोच रहा हूँ मैं वैसा नहीं है, ये तो सबसे मिलनसार व्यक्ति है। तो वहाँ से मेरा सर के साथ डर खत्म हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, ध्यान महाचक्र में मैं गया। अगले 8-10 दिन बाद मेरी छुट्टी पड़ी, मैं ध्यान महाचक्र में मैं गया। ध्यान महाचक्र में फिर सर ने मुझे देख लिया। इस बार का ध्यान महाचक्र मेरे लिए और ज़्यादा जागृति लाने वाला था। सर के मैं और करीब गया, सर के साथ समय बिताया। फिर चूँकि सर को पता चल चुका था कि ये स्वामी जी जो है, वो ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने 4-5 लोगों को बताया और मुझे प्रेरित किया कि स्वामी जी आप अपना अनुभव शेयर करिए, अपनी ध्यान में आने के लिए भी और यू कैन हील योर लाइफ के लिए भी। तो ये बात जब सर को क्लिक कर गई ना, तो सर ने 4-5 बार मुझे मौका दिया कि मैं यू कैन हील योर लाइफ के बारे में लोगों को शेयरिंग करूँ। और जब मैं शेयरिंग किया तो सर ने मेरे प्रेजेंटेशन को जब समझा, तो सर ने मुझे बार-बार प्रेरित किया कि आप शेयरिंग करें। तो ये एक अच्छी सर के साथ कनेक्शन वाली जर्नी रही। तो पत्री सर के साथ तो आपका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। आप कितने मतलब आपको इतना समय बिताने के लिए मिला।
पर जो हमारे कोर प्रिंसिपल हैं पीएसएसएम के, सज्जन सागत्य, स्वाध्याय, तो स्वाध्याय जब आप पहले करते थे और अब आपने और बुक्स पढ़ी होंगी, तो उसमें आपको क्या अंतर लग रहा है? और बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम आ जाते हैं, हमारा विज़न और मिशन दोनों चेंज हो जाते हैं, तो और कुछ बुक्स आपने पढ़ी हों और सज्जन सागत्य आपने किया हो, उस पर थोड़ा-सा विचार डालिए? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस समय जब मैं किताबें पढ़ता था, तो मुझे किताबें पढ़ने पढ़ाने वाले लोग कम मिलते थे। हुँ। पत्री सर और उनके ऑरा में जब मैंने आया, तो मैंने यहाँ पे देखा किताबें पढ़ने और पढ़ाने का बड़ा एक संस्कार है। उस चीज़ ने भी मुझे बहुत आकर्षित किया। हुँ। अब पत्री सर के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारी किताबें मेरे जीवन में आई। सर के माध्यम से कुछ किताबें मैंने भी अपने लाइफ में पढ़ना चालू की। उसमें एक किताब थी ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन का ज़िक्र हमको एक ध्यान महाचक्रम के दौरान एक नागपुर के मास्टर से पता चला। तो उस किताब को मैंने खरीदा और पढ़ना चालू किया। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे हमारे मानवीय स्वरूप के बारे में कुछ ज़्यादा पता चला। पृथ्वी पे हमारी क्या स्थिति है। हमसे ऊपर भी मास्टर्स हैं, जो हमको अदृश्य रूप से गाइड करते हैं। तो ये मास्टर पैलेडियंस के बारे में पता चलना, पृथ्वी के उदय के बारे में पता चलना, हमारे इमोशंस के बारे में पता चलना, ये ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन से मुझे पता चला। अब किताब का सिलसिला ये आगे इस प्रकार से बढ़ा कि पत्री सर बीच-बीच में जब किताबों से अर्क निकाल के अंग्रेजी में लिखते थे, तो वो अंग्रेजी के कुछ उनके संदेश रहते थे, उनका हिंदी में मैंने अनुवाद करना चालू किया। तो उससे भी कुछ किताबों से मेरा कनेक्शन बना। थिंकिंग एंड डेस्टिनी, बुद्धास वाइफ, लाइफ टाइम व्हेन जीसस एंड बुद्धा मेट, तो वो सारी किताबें भी मेरे जीवन में आई। तो उनसे भी मुझे बहुत सारा कुछ जानने सीखने के लिए मिला। लेकिन अब दृष्टिकोण बदल गया था। पहले हम अकेले ही पढ़ते थे, लेकिन अब हमारे साथ 2-4 लोग और पढ़ने वाले, समझे समझाने वाले हैं। तो जो डेप्थ ऑफ नॉलेज था वो गहरा हो गया। तो पत्री सर का जो प्रिंसिपल्स हमने जाने हैं, उसमें किताबें पढ़ना एक बहुत ज़बरदस्त चमत्कारी अनुभव रहा। किताबों ने मेरे जीवन में बहुत गहरा असर डाला। आत्मा की यात्रा को भी और गहन रूप से आप समझ पाए उसको। हाँ, कि एक सोल जर्नी कैसे होती है ब्रिंगर्स ऑफ डॉन में, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ। और सज्जन सागत्य आपको जो आप कह रहे हैं कि पुलुत्सी मैडम जो रोज़ मैडम थी, उनके साथ आपने कैसे किया उसका कुछ अनुभव? जब हम लोग रायपुर में मिलते थे, तो रोज़ मैडम मेरे से पूछती थी कि मनीष, तुम बताओ तुम्हारा ध्यान महाचक्र में क्या अनुभव रहा? तो मैं बहुत फ्लो में बताता था कि पत्री सर के साथ मैंने 4 दिन ऐसा बिताया और यहाँ पे ऐसा-ऐसा हुआ। तो फिर उनके मुझे फीडबैक मिलते थे। तो फीडबैक मिलने से मुझे और प्रोत्साहन मिलता था। तो मैडम को लगता था कि यार ये व्यक्ति सही रास्ते पे जा रहा है। इसका ध्यान का अनुभव गहरा होते जा रहा है। पत्री सर के साथ भी इसके जो ट्यूनिंग है वो भी बैठती जा रही है। पत्री सर बीच-बीच में रायपुर भी आते थे। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में पत्री सर का बहुत अच्छा प्रेम रहा। छत्तीसगढ़ में शैलेंद्र जी जैन और उनके पिताजी स्वरूप चंद जी जैन, इन्होंने सर को इंट्रोड्यूस किया था और बहुत लंबे समय तक सर के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो उस फैमिली के साथ कनेक्ट होना, फिर कैलाश ध्यान केंद्र में जाना, वहाँ पे भी ध्यान सिखाना, तो ये बहुत सारा लगातार चलता रहा। उसके अलावा जो हमारे ध्यान महाचक्रम के जो साथी नागपुर के मास्टर्स मेरे साथ जुड़े थे, कुछ मास्टर्स आंध्रा के जुड़े थे, उनके साथ भी अच्छा सज्जन सांगत्य हुआ। कभी-कभी कुछ तकलीफ़ें हो जाती थी, तो मैं मास्टर रामराजू को भी फ़ोन लगा देता था। एक सुवर्णा मैडम करके छत्तीसगढ़ में हैं, उनको भी फ़ोन लगा देता था। तो उससे भी बहुत सारा मेरे को क्लीयरेंस मिल जाता था। तो सज्जन सागत्य का भी मुझे अच्छा असर ये लगा कि भई कुछ और भी लोग हैं जो हमारी बात को अच्छे से फीडबैक हमारे को दे सकते हैं। तो सज्जन सागत्य, स्वाध्याय और ध्यान आपकी ज़िंदगी में है, तो आप कह रहे थे कि आपकी पर्सनल लाइफ़ में जो चैलेंजेस थे, इन सबको आप इस ध्यान के माध्यम से कैसे दूर कर पाए? आपकी लाइफ़ जो आत्मा की यात्रा जो चल रही थी, वो कैसे आगे बढ़ी? अब यात्रा जो आगे बढ़ी उसमें पत्री सर का भी एक बड़ा योगदान है। वाइफ़ के साथ कुछ चैलेंजेस मेरे चल ही रहे थे। तो बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मम्मी का और वाइफ़ का थोड़ा झगड़ा बढ़ गया।
और मैं सोचता था कि वाइफ़ पापा-मम्मी के साथ रहे, दादी के साथ रहे, वहाँ पे उनका देखभाल कर ले। वो सोचती थी कि यार मैं वापस अपने पति के पास जाऊँ, उसके साथ सुखपूर्वक समय बिताऊँ। बच्चा भी 4-5 साल का मेरा बड़ा वाला हो चुका था। उसी समय पत्री सर का रायपुर में आगमन हुआ और रायपुर में जेठानी फैमिली के घर में पत्री सर रुकते थे। जेठानी आंटी को उन्होंने हमेशा अपनी माँ कहा। जेठानी आंटी के घर हम पहुँचे और पत्री सर के पास बैठे। तो पता नहीं पत्री सर को इंट्यूशन मिल गया होगा कि अब तो गुरु आदमी है। तो अगले दिन जब मैं सर के साथ था तो सर ने मुझे पेट में मजाक में मुक्का मारते हुए कहा, स्वामी जी मैंने सुना है आप अपना पति धर्म नहीं निभा रहे। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर पत्री सर ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया कि तुम अपनी वाइफ को अपने साथ कोंटा लेकर के जाओ। तो वहाँ फिर मैंने एक बड़ा निर्णय लिया कि मैं अपनी वाइफ को मैं वहाँ लेकर के जाऊँ। नॉर्मली मेरे पास जो चैलेंजेस आते थे, उसके लिए मैं रोज़ मैडम को ही फ़ोन लगाता था और ध्यान करके भी कुछ अपने इंट्यूशन माँग करता था, उससे मैं दूर करता था। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जो ट्रॉमास थे, वो ट्रॉमास अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे और वो मुझे कहीं न कहीं मेरे एग्रेशन को बाहर निकालते थे, मैं ट्रिगर हो जाता था। लेकिन बचपन से ही मेरे सर पे मुझे लगता है गुरु कृपा रही है। पत्री सर, मेरे दोस्त यार, मेरे फैमिली मेंबर्स कभी न कभी आकर के उन चैलेंजेस को मुझे डील करने में मदद करते थे और कई बार होता ये था कि मैं पीछे चले जाता था। लग रहा है कि यहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं, हम उनको समझा नहीं सकते या उससे पार नहीं चले जा सकते, तो थोड़ा मैं पीछे हो जाता था। पीछे हट के फिर आत्ममंथन करता था। ध्यान में जब मैं जाता था तब मुझे मेरी गलती पता चल जाती थी। फिर मुझे लगता था कि यार अब यहाँ पे रिएक्शन करना वाजिब नहीं है। तो फिर मैं नॉन रिएक्टिव हो जाता था। नॉन रिएक्टिव हो जाता था, जो सामने से जो तकलीफ़ें आ रही थी वो धीरे-धीरे कम हो जाती थी। तो अगर मैं कहूँ कि ध्यान से मेरी कोर लर्निंग ये रही कि अपने को ज़्यादा रिएक्शन नहीं करना है। जितना हम रिएक्शन करेंगे सामने वाला उतना प्रतिक्रिया पैदा करेगा। तो ध्यान ने जो मुझे चुप रहना सिखाया या थोड़ा बैक होना सिखाया वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। तो मेरी बेसिक रणनीति यही रही कि भैया जहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है, जहाँ पे अपन भौतिक दुनिया से लड़ नहीं सकते, थोड़ा-सा पीछे हो जाओ, अपनी ध्यान की दुनिया में आकर अपने आप को सँभाल लो। तो ये वो क्रूशियल वक़्त था जब मैंने ध्यान कर के अपने आप को सँभालना सीखा। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आपके लाइफ़ में भी चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो फैमिली चैलेंजेस हो, चाहे वो मैरिज चैलेंजेस हो या आपके प्रोफ़ेशनल चैलेंजेस हो, कभी अगर आपके जीवन में ध्यान है या नहीं भी है, तो थोड़ा-सा पीछे जाइए, 5 मिनट आँखें बंद करके बैठिए और देखिए कि अपने से क्या गलती हो रही है। तो फिर आप शायद उसको और अच्छे तरीके से डील कर पाएँगे। आपने बोला कि हम ध्यान के माध्यम से एक तो एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं और दूसरा अपनी गलतियों को समझने लगते हैं। आप कह रहे थे कि सेल्फ लव भी आपने ध्यान के बाद ही सीखा। तो अब आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं? सेल्फ लव जो आप कह रहे हैं, वो कैसे है आपकी ज़िंदगी में? अगर खुले रूप में कहूँ तो सेल्फ लव अभी भी पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन हाँ, पहले से मैंने अपने आप की केयर करना चालू किया है। अब आप सेल्फ लव की बात कर रहे हैं तो मैं एक पत्री सर के साथ जुड़ी हुई घटना आपको बताता हूँ। 2021 के आसपास पत्री सर का एक सेशन बिलासपुर में था, रायपुर से लगभग 110 किलोमीटर आगे। हम लोग क्या करते थे, रायपुर के जितने भी मास्टर सर के जो भी करीबी थे, जहाँ-जहाँ सर जाते थे हम लोग जाते थे। चाहे सर दुर्ग जाए, भिलाई जाए या बिलासपुर जाए। मास्टर आलोक के साथ जो ऊपर दूसरे ग्रह में जा चुके हैं, उनके साथ में बिलासपुर पहुँचा और बिलासपुर में सर का एक होटल में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में सर ने शुरुआत में मुझे कहने के लिए कहा कि स्वामी जी आप अपना अनुभव बताइए, तो मैंने मेरा अनुभव बता दिया। और जब सर ने जब अपना सेशन लेना चालू किया तब सर ने कुछ बातें जो कही वो मुझे मेरे लिए क्लिक कर गई। सर ने कहा कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम एक प्रकार से अपने आप के साथ जुड़ते हैं। अपने आप के साथ हम दोस्ती करना सीखते हैं। ध्यान में जाके हम अपने आप को सिखाते हैं। ध्यान में जाके हम अपने आप को प्रेम करते हैं। तो धीरे-धीरे आत्म प्रेम और ध्यान का कनेक्शन सर के उस संवाद से मेरे जीवन में आना चालू हुआ।
और फिर मैंने थोड़ा अपने आप को केयर करना चालू किया। केयर करने का मतलब ये है कि भैया अब मैं अगर गुस्सा हो भी जाता हूँ तो थोड़ा अपने आप को सँभाल लेता हूँ। थोड़ा अपने शरीर की केयरिंग करता हूँ। अपने आप को ध्यान में जाकर के थोड़ा लव और अफ़र्मेशन देता हूँ। ऐसे करके धीरे-धीरे अब सेल्फ लव की ओर मेरा दिमाग, मेरा कॉन्शियसनेस जा रहा है। पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन धीरे-धीरे से यात्रा में आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आप एक ग्रेट पिरामिड मास्टर हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है ध्यान और ध्यान का प्रचार करना। तो ध्यान तो आप कर ही रहे हैं, तो ध्यान का प्रचार में आप किस तरीके से लगे हुए हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच पा रहे हैं? मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, उस कॉलेज में हफ़्ते में 2-3 दिन बच्चों को 5-10 मिनट ध्यान करवाता हूँ और ध्यान करवाने का फीडबैक भी मुझे बहुत अच्छा मिला है। बच्चे कहते हैं कि सर ध्यान करने से हमारा माइंड रिफ़्रेश हो गया, हम रिलैक्स हो गए, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो वहाँ से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। उसके अलावा रायपुर में कैलाश ध्यान केंद्र है, वहाँ पे भी 2-4 महीने में 1 आध बार मैं जाकर के फ़िज़िकली ध्यान सिखा देता हूँ। फिर ऑनलाइन ज़ूम के माध्यम से भी ध्यान के कुछ सेशन मेरे चलते रहते हैं। उसके अलावा एक अच्छी घटना मैंने ये भी की कि हमारे कॉलेज में चुनाव के दौरान सीआरपीएफ की टीम आके रुकी हुई थी। उसमें लगभग 300 जवान आके रुके हुए थे। तो मुझे, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे ध्यान में अच्छे इंट्यूशन मिलते हैं, तो मुझे ध्यान में आदेश हुआ कि जाके उनको ध्यान सिखाओ। तो फिर मैं बटालियन मास्टर के पास गया और अपना परिचय दिया कि मैं इस कॉलेज का प्रोफ़ेसर हूँ और आपके जवानों को तनाव से कम करने के लिए थोड़ा-सा ध्यान सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने इतना खुशी-खुशी मेरे ऑफ़र को स्वीकार किया, अगले दिन का समय दे दिया। हमारे ही कॉलेज के एक बड़े से हॉल में मैंने 2 सेशन में 150, 300 जवानों को ध्यान सिखाया। बड़ा-बड़ा प्रेस में उसका कवरेज आया। तो ऐसा करके मैं जगह-जगह लोगों को ध्यान के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ और अपने आस-पास भी कभी छोटे बच्चे आ जाते हैं, उनको 5-10 मिनट ध्यान के लिए बैठा दिया। उसके अलावा मेरी माँ भी साथ में ध्यान करती है, तो मेरी माँ भी पत्री सर के संपर्क में आकर ध्यान लगातार कर ही रही है। आपकी ध्यान की यात्रा बहुत ही सुंदर थी। अब हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए प्लीज़। टीएमसी हिंदी के दर्शकों के लिए मेरा संदेश यह है कि जैसा मेरी मानवीय यात्रा रही है, लगभग प्रत्येक बच्चे के बचपन में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे विपरीत व्यवहार उसके जीवन में आ जाते हैं, जिससे उसकी आंतरिक दुनिया थोड़ी कड़वाहट भरी, नफ़रत भरी या गुस्से भरी हो जाती है। लेकिन इससे घबराना नहीं है। कहीं न कहीं यदि आपके जीवन में आपने ध्यान को अपनाया, तो ध्यान को अपनाने के बाद आप अपने आप से जुड़ सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है ना कि यदि किसी व्यक्ति से संबंध बनाना है, तो आपको उसके साथ समय बिताना होगा। ठीक वैसे ही आपको यदि आपके साथ संबंध बनाना है, तो आपको आँख बंद करके कुछ देर ध्यान करना प्रारंभ करना होगा। जैसे-जैसे आप ध्यान करना प्रारंभ करेंगे, आपका आपके साथ संबंध बनेगा और आपकी आंतरिक दुनिया में जो उथल-पुथल मची हुई है, तो उस आंतरिक उथल-पुथल को ठीक करने का मौका आपको मिलेगा। दर्शकों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप स्वयं ध्यान करिए और ध्यान प्रचार प्रसार करिए। धन्यवाद। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही सुंदर आपने अनुभव शेयर किए और मैं समझती हूँ कि हमारे दर्शक इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपका बहुत-बहुत आभार पीएमसी हिंदी के स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने आत्मा की यात्रा में देखा सीनियर पिरामिड मास्टर मनीष कुमार जी का सफ़र, जिसमें हमने जाना कि अगर हमारे जीवन में हमें अपने आप से जुड़ना है, अपने से प्रेम करना है, तो हमें ध्यान में आना ही पड़ेगा। ध्यान हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पीएमसी हिंदी को और डाउनलोड कीजिए पीएमसी हिंदी ऐप को। नमस्कार, पीएमसी हिंदी से जुड़े रहने के लिए। आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।